शोएब, देखिए, जहां बांग्लादेश में चुनाव हो चुके हैं, बीएनपी 213 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रचंड बहुमत हासिल कर चुकी है। वहीं शेख हसीना इन चुनावों को फ्रॉड करार दे रही हैं। वो कह रही हैं कि संविधान की अवहेलना हुई है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय अपीलेट से इस पूरे मामले में इंटरफेयर करने की मांग कर रही है। बिल्कुल, देखिए, कल ही शेख हसीना की तरफ से ये बयान आ गया था शाम के वक्त जब ये चुनाव हुए थे और उन्होंने इन तमाम चीज़ों को, जो भी इलेक्शन हुए, उसको फर्जी करार दिया था। उन्होंने कहा था कि ये संविधान के ही खिलाफ है और यूनुस सरकार, जो अंतरिम सरकार थी वहां पर, उसने एक पूरी चाल के साथ इनको कराया है। तमाम तरह के आरोप शेख हसीना की तरफ से लगाए गए हैं। तो शेख हसीना, जाहिर सी बात है कि वो भारत में शरण लिए हुए हैं और जिस तरह से हमने अगस्त में 2024 में उनके खिलाफ जो आंदोलन हुआ था और जनता या खासतौर पर जो युवा थे वो सड़कों पर उतर गए थे, उसके बाद से ही शेख हसीना के जो भी बयान है हम देखते हैं कि यूनुस सरकार, जो अंतरिम सरकार है, उसके खिलाफ आते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं और तमाम देशों से जो भी राष्ट्राध्यक्ष है या जो भी अलग अलग देशों से तमाम लोग बधाई भी दे रहे हैं बांग्लादेश में इस चुनाव को लेकर, बीएनपी की जीत को लेकर, तो यकीनन इनको तस्लीम करना पड़ेगा इन आंकड़ों को। और भारत ने भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से भी अब इस जीत को स्वीकार किया गया है और नरेंद्र मोदी की तरफ से यकीनन भारत और बांग्लादेश के जो दरमियान रिश्ते हैं उनको और ज्यादा बेहतर बनाने की बात भी कही गई है। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है ये तो चलते रहेंगे राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये बात सच है कि बीएनपी को भारी समर्थन बांग्लादेश की जनता का मिला है और चुनाव के दौरान जो भी प्रचार किया गया उस पर भरोसा जताया गया। और मैंने बताया जिस तरह से फैक्टर, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, अल्पसंख्यक हिंदू हो, तमाम लोगों का वोट एक तरफा पड़ता नजर आया बीएनपी के पक्ष में, खासतौर पर जो महिलाओं को लेकर, क्योंकि एक भी टिकट जमात की तरफ से किसी महिला को इस चुनाव में नहीं दिया गया था। तो खुद सोचे कि किस तरह की स्थिति वहां पर अगर जमात आती तो महिलाओं की रहती, ये एक बड़ा सवाल था। इसके अलावा हालांकि बीएनपी की बात करें तो बीएनपी ने भी एक बहुत बड़ा कोई ऐसा नेतृत्व या ऐसी भागीदारी महिलाओं को वहां पर नहीं दी। कुल जो अगर टिकटों की हम बात करते हैं तो सिर्फ 3.77%, यानी कि सिर्फ इतनी कम जो भागीदारी है वो महिलाओं को वहां पर मिली है। हालांकि ये भी है कि इनडायरेक्टली 50 महिलाएं संसद में पहुंचती है, वहां पर वो आरक्षण उनको मिला हुआ है। लेकिन जब आप चुनाव में होते हैं तो आपको टिकट देकर जनता के बीच महिलाएं अगर ज्यादा आए और वो चुनकर संसद जाए तो उससे उनका कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता है, या आत्मविश्वास उनका ज्यादा रहता है काम करने का। इन पार्टियों ने इन तमाम चीजों का ख्याल बांग्लादेश में नहीं रखा, इन कम से कम चुनाव को देखकर लगता है। लेकिन फिर भी महिलाओं का वोट जमात के मुकाबले बीएनपी को सबसे ज्यादा मिला है, ये चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा जो फैक्टर हमें दिखाई दिया, जो आंदोलन वहां पर हुआ था, युवा सड़कों पर उतरे थे शेख हसीना के खिलाफ, उस वक्त उस आंदोलन से निकली हुई जो पार्टी थी एनसीपी, जिसने बाद में जमात के साथ गठबंधन भी कर लिया, उसको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है वहां की जनता का। उसके जो अध्यक्ष है वो जरूर जीत गए हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो हार गए। इसी तरह से शफीकुर रहमान जो जमात के चीफ है वो जरूर सीट जीत गए, लेकिन उनके कई बड़े जो नेता है वो चुनाव हार गए। तो युवाओं का साथ भी जमात को नहीं मिला, एनसीपी को नहीं मिला। इसके अलावा जब एनसीपी ने जैसे ही जमात के साथ गठबंधन किया था, बहुत सारी जो महिलाएं थी जो एनसीपी से जुड़ी हुई थी, इस पूरे आंदोलन में वो साथ रही थी, युवा जो महिलाएं थी, खासतौर पर जो लड़कियां थी, उन्होंने भी एकदम से एनसीपी का साथ छोड़ दिया था। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जमात पर उनका भरोसा नहीं था और यही वजह रही कि बीएनपी को इतनी प्रचंड जीत बांग्लादेश में इतनी प्रचंड जीत मिली है, तारिक रहमान को इतनी बड़ी जीत मिली है और बांग्लादेश की राजनीति में बदलाव जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये जीत लोगों पर आपके भरोसे को दिखाती है, ये जीत लोगों पर आपका भरोसा दिखाती है, बांग्लादेश के साथ भारत खड़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। लेकिन शोएब, जिस तरीके से प्रधानमंत्री तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, क्या बांग्लादेश भी आगे बढ़ाएगा? क्या बांग्लादेश भी भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारने के लिए पहल करेगा, या फिर अभी वक्त लगेगा? अभी देखना होगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन रहेगी कि क्या बांग्लादेश भारत के टूवर्ड्स अपनी जो रुख है उसको बदलेगा या वैसा ही अभी रहेगा? देखिए,
खास तौर पर अगर पड़ोसियों की बात करते हैं बांग्लादेश की, तो हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पड़ोसी है। बांग्लादेश को इस बात का पता है। हालांकि हम देख रहे हैं कि जब यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पर 14 महीने की थी, उस वक्त पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा दखल वहां देने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, और उसका जो असर है वो कई जगहों पर दिख भी रहा था बांग्लादेश में। लेकिन जिम्मेदारी यही है कि एक तरक्की करता हुआ देश था बांग्लादेश। सबने देखा कि शेख हसीना सरकार में किस तरह से जो जीडीपी थी, जो बिजनेस था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो किस तरह से तमाम चीज़ें लेकर बांग्लादेश चल रहा था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना वहाँ से हटती है तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों पर असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। अब चूंकि चुनी हुई सरकार वहाँ पर बनी है, कई तरह के आरोप भले ही हो कि और ये बड़ी बात भी है कि अवामी लीग को आपने बैन कर दिया और उसके बाद आपने चुनाव कराया, जबकि होना यही चाहिए था कि जनता अगर किसी पार्टी को बाहर करती तो कम से कम वो मान्य भी होता कि जनता ने इस पार्टी को बाहर किया, उसको वोट नहीं दिया। लेकिन आपने एक साजिश के तहत अवामी लीग को वहां पर बैन कर दिया, उसने चुनाव ही नहीं लड़ा। तब भी अब तारिक रहमान के कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि वो कैसा बांग्लादेश चाहते हैं। एक ऐसा पड़ोसी जो मजबूत भी है, भारत और कई राज्यों से उसकी सीमाएं लगी हुई है। अब किसी भी तरह से तो बिजनेस का मामला हो या दूसरे तमाम क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत की जरूरत बांग्लादेश को पड़ेगी, ये बांग्लादेश भी जानता है। अब जिम्मेदारी उन्हीं की है। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोस में शांति हो, रिश्ते अच्छे रहे, तमाम चीजें। तो तारिक रहमान किस दिशा में लेकर बांग्लादेश को चलते हैं, एक कट्टरपंथी, बिल्कुल ये आगामी आने वाले वक्त में चीजें साफ होंगी। आपने सीमा का जिक्र किया, 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर दोनों देश शेयर करते हैं। भारत और बांग्लादेश में कारोबारी रिश्ता भी है। और अगर हिंदुओं की आबादी की बात की जाए तो 9% हिंदू बांग्लादेश में है जो अल्पसंख्यक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल शोएब यही बना हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की डिप्लोमेसी के तौर पर जो बधाई संदेश प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री के लिए भेजा है, क्या इससे चीजें बदलेंगी? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रुकेंगे? क्योंकि आज तो इनकी तरफ से एक सर्वधर्म प्रार्थना का भी कॉल दिया गया है। उन्होंने बोला है कि हम जीत सेलिब्रेट नहीं करेंगे लेकिन एक सर्वधर्म प्रार्थना जरूर होगी। क्या ये संकेत है? बिल्कुल, देखिए ये सुबह बहुत जल्दी एक बीएनपी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया कि किसी भी तरह का जो जीत का जश्न है वो नहीं मनाया जाएगा। इसकी दो वजह है। एक तो ये कि जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से वहां पर आंदोलन हुए, तमाम चीजें, तो बीएनपी को ये भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर जश्न मनाने सड़कों पर लोग उतरे तो इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो जाए और जो जीत की खुशी है वो कहीं दूसरी तरफ ना चली जाए। दूसरा, खालिदा जिया का निधन हाल ही में हुआ है, इन चुनाव से ठीक पहले। तो उन तमाम चीजों को लेकर भी बीएनपी की तरफ से कहा गया है कि आज जुमे का दिन भी है तो मुस्लिम मस्जिदों में नमाज पढ़े, दुआ करें, और तमाम जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो मंदिर, चर्च, उन तमाम जगह पर जाकर पूजा और प्रार्थना करें और खालिदा जिया की आत्मा की शांति के लिए वो प्रार्थना करें या दुआ करें। ये उनकी तरफ से कहा गया है। अभी 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है बीएनपी। इस जीत को लेकर पूरी जो भी उनका जो भी रद्द अमल है, जो भी प्रतिक्रिया है वो भी रखी जाएगी। तारिक रहमान क्या कहेंगे, इन तमाम चीजों को बताने की कोशिश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी। तो 11:30 बजे का भी इंतजार करना होगा। जीत के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है बीएनपी। इसके अलावा जिस तरह से जश्न न मनाने की बात कही गई है तो इसको दोनों ही फैक्टर से देखा जा रहा है। तो खालिदा का चूंकि निधन हुआ है हाल ही में, उनकी आत्मा की शांति के लिए बात कही जा रही है कि आप प्रार्थना और दुआ कीजिए। शोएब, देखना होगा कि तारिक रहमान कहते भी क्या हैं और इसके साथ साथ भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर क्या वो इस 11:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बयान देते हैं, क्योंकि भारत एक मजबूत पड़ोसी देश है और भारत की जरूरत जाहिर तौर पर बांग्लादेश को फ्यूचर में पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए।